चलिए, ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है। पिछले सेशन में मैंने हिंदी का पेपर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, 3 घंटे का समय दिया हुआ है और मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 300 है। इससे पहले हमने हिंदी वाले में भी देखा था कि उसमें भी 3 घंटे का ही समय दिया गया था, लेकिन मार्क्स कितना था, तो 100 था। तो वो इसलिए क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अगर एग्ज़ामिनेशन दें तो उनको दिक्कत ना आए, यानी कि वो 3 घंटे तक आराम से अपना जो भी अपना करते रहें और कम से कम 30 नंबर लेके पास हो जाएं। तो मैंने बताया था कि हिंदी में पास होना बहुत ज़रूरी है, एकदम कंपलसरी है। अगर हिंदी में कोई पास नहीं है तो उसकी आगे की कॉपी ही चेक नहीं होगी, भले वो कितना भी अच्छा लिखा गया हो। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। आप इसको इंग्लिश में पढ़ लें आराम से, और इसको आप जो है हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। मैं इसका पीडीएफ नहीं दूंगा। जो वीडियो देखना है वीडियो को अपना पॉज करके देख ले, और क्वालिटी कम ज़्यादा लगे तो उसको एडजस्ट कर ले, यूट्यूब में फीचर्स दिया हुआ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये सेक्शन 1 है। हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 1 में हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चंस है। हिस्ट्री के टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो जो पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। कि पहले सेक्शन में कितने क्वेश्चंस को लेना है, दूसरे सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस को लेना है, और अंतिम सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस को लेना है। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि खंड 1 से जो है ना टोटल 3 क्वेश्चंस को लेना है, खंड 2 से भी 3 क्वेश्चंस को लेना है, और अंत में जो बचता है, जो खंड 3 है, उससे 2 क्वेश्चंस को लेना है। तो खंड 1 में हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द लेट 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है उनके लिए जिन्होंने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आसान है चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि सब लोग इसको जानते ही हैं। तो ये था चंपारण सत्याग्रह इज ए वाटर सेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, इलुसिडेट। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। जाहिर सी बात है कि गांधी जी को यहीं से रिकॉग्नाइजेशन मिला था, तो उसके ऊपर में डिटेल से चैप्टर है। आपको जो ठीक लगे अपना उत्तर दे दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ओवरसीज इमिग्रेशन इन द 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द इंडेंट्योर सिस्टम विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। 19वीं सदी के ब्रिटिशकालीन भारत में समुद्र पारयता पारंगत के कारण थे। बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए। देखिए, जिन्होंने इसको पढ़ रखा है उसके लिए भी बहुत सिंपल है, सीधा सा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ये सीधा सा क्वेश्चन उठ के आया है। खैर, ये चलता फिरता क्वेश्चन नहीं है, तो इसको लेके परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस हमेशा हमें 3 क्वेश्चन बहुत आराम से मिल जाते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा कि सेम वही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे, बस एक्स्ट्रा सारे क्वेश्चंस वहीं से मिल जाएंगे। मैं जो 20 क्वेश्चन गेस दूंगा ना, उसमें से कोई क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट इन द 19th सेंचुरी विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, गिव रीजन फॉर द फेल्योर। इसमें है, उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषता की समीक्षा कीजिए, उनकी असफलता के क्या कारण बताइए, ठीक है ना। मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, वैसे उत्तर बहुत सिंपल है। कोई भी आदमी लिखना चाहे तो बहुत आराम से इसका बढ़िया उत्तर लिख सकता है जिसने तैयारी की है। 5वां क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 5वां, और बहुत चलता फिरता क्वेश्चन है। आप हार्ड क्वेश्चन को मत देखिए, हार्ड क्वेश्चन को आप छोड़ के भी जाएंगे ना तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये है, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। और फिर 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट। और बी है, इम्पैक्ट ऑफ सेंसस ऑफ 1881 ऑन कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज, और नेहरू एंड सेकुलरिज्म, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन,
जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव, और नेहरू और धर्मनिरपेक्षता। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा अलग हटके आया था क्वेश्चंस। ठीक है, लोगों को ये वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ लगा था। पूरा जो है ना वो GS1 ही लोगों को जो है ये टफ लगा था। ठीक है, तो खैर टफनेस पे नहीं जाएंगे। टफ टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। चलिए अब हम लोग खंड 2 के ऊपर में आते हैं। ठीक है ना, खंड 2 उस समय समसामयिक था, तो हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो कभी भी रिपीट नहीं होगा, खंड 2 का क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया था, UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 का प्रमुख विषय क्या है? विश्लेषण किस प्रकार आय औसत और वर्तमान स्थिति के आगे चला जाता है, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है ना, ये उस समय का था, तो इसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए उस समय का ये सिंपल क्वेश्चन दिया था, यहाँ से भी हमें 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, और हमारे पास ऑप्शन है लगभग हमारे पास 5 क्वेश्चन है ऑप्शन में। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक है, तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, 3 क्वेश्चन ही सिलेक्ट करना है। तो मैंने चाबहार का क्वेश्चन सिलेक्ट किया था, यानी चाबहार बंदरगाह से होने वाले भारत के नए आयात निर्यात मार्ग के प्रमोशन से अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार प्रोत्साहन की संभावनाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है ना, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश में लिखे थे, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें उत्तर लिखिए, कोई समस्या नहीं आती है। तो ये मैंने 8वां नंबर क्वेश्चन उस समय बहुत ज़्यादा था, प्रासंगिक था, मैंने उसमें वो डायग्राम भी एक दिया था बनाकर कितनी डिस्टेंस होती है। और फिर 9th नंबर का क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द की वेरिएबल्स दैट सपोर्ट वेल बींग एज पर द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास समाधान नेटवर्क के अनुसार सुखदायिता के समर्थन प्रमुख सूचकों की समीक्षात्मक आलोचना कीजिए। ये भी जो लोग रेगुलर वे में पढ़ते रहते हैं मैगजीन्स वगैरह, उनको आराम से इसका दिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाई डज इंडिया हैज़ एन ओपन डोर पॉलिसी विथ नेपाल एंड भूटान एज रिगार्ड्स फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द टू नेशंस, एक्सप्लेन। ठीक है ना, जैसे इसमें सॉफ्ट पावर वगैरह की बहुत सारी भूमिका होती है इसमें। अब भारत नेपाल और भूटान के साथ जितना अच्छा सॉफ्ट पावर मेंटेन करेगा, उतना ही जो है भारत को अपने बॉर्डर के ऊपर खर्चे को घटाने होंगे। काफ़ी लंबा है इसका, और भी चीज़ है, तो ये सब इश्यूज़ है। सॉफ्ट पावर यहाँ पे कीवर्ड था। ठीक है ना, तो उसका यूज़ करना था, हमने किया था। मेरा जो ऑप्शनल पेपर ही पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, तो मुझे इससे काफ़ी आसानी हो गई थी। अब है एक और नंबर 11 क्वेश्चन है, डिस्कस द यूएज इन्विटेशन फॉर इंडिया एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर टू अटेंड द OIC फॉरेन मिनिस्टर मीट एज ए सिग्नल चेंज इन जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स। ठीक है ना, जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स में जो बदलाव आए हैं उसके तहत इंडिया को इनवाइट किया गया था। जाहिर सी बात है, इस्लामिक कंट्रीज़ में इंडिया का होना अपने आप में बड़ा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भारत में भी काफ़ी बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। यही कारण था भारत को निमंत्रण देने का। सुषमा स्वराज जी गई थी उसमें। तो भूराजकीय गतिशीलता में सांकेतिक परिवर्तन के रूप में OIC के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को विशेष अतिथि विशेष के रूप में UAE के निमंत्रण का विवेचना कीजिए। ठीक है ना, तो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया वगैरह का उसमें उल्लेख करना बेस्ट होता। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन सेक्शन 1 को आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं। सेक्शन 2 जो है ना, वो अगर आप रेगुलर वे में पढ़ रहे हैं और अच्छा फ्रेमिंग कर सकते हैं, तो सेक्शन 2 आराम से आप कर जाएंगे। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला के मैं टोटल 20 क्वेश्चंस दूंगा। 20 क्वेश्चंस में से मेंस का क्वेश्चन सब हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा कोई भी। चलिए ये है सेक्शन 3। सेक्शन 3 से आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन को कम से कम अटैम्प्ट करना है। ठीक है ना, 2 अटैम्प्ट करना ही करना है इसमें। तो आप देख लीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है ना, मैं इसका PDF नहीं दूंगा, आप ऐसे ही क्वेश्चंस को देख लीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ डेटा मिसिंग था कई क्वेश्चन पेपर में, तो लोगों को तकलीफ आई थी। चलिए यहाँ से क्वेश्चंस को देख लीजिए पूरा अच्छे से, पॉज करके देख लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं है समझ में आए उसको पॉज करके देखिए आराम से। तो चलिए आपने क्वेश्चन को देख रखा है, देख लिया। ठीक है, ये देखेंगे क्वेश्चंस को। सेम क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश में,
जिसको हिंदी में अच्छा लगे हिंदी में देख लेना, इंग्लिश में अच्छा लगे इंग्लिश में देख लेना, ठीक है। पीडीएफ नहीं दूंगा भाई, इसका जो क्वालिटी है ना वो बढ़ा लेना अपना। यूट्यूब के क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन होता है, फिर पॉज करके सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं इसमें। तो देखिए ये सारे बहुत सिंपल हैं, ठीक है। जहाँ लगे ना, खुद अगर करना चाहो तो पॉज कर लेना। सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन करवा दूंगा मैं, लेकिन एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से बहुत फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश करना है कि प्रैक्टिस करके अच्छे से कर ले, इस टॉपिक को ही अच्छा अपना बना ले। ठीक है, टोटल 15 पेजेस थे, तो बस यहाँ से सारे क्वेश्चंस को आ जाना था। अगर देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना इसको, और क्वेश्चन का लेवल अगर कम लगे तो इसको डिसलाइक कर देना, ठीक है। लेकिन वीडियो कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। अगर क्वेश्चन देख रहे हो, अगर ये लगे कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो सही था तो लाइक कर देना। अगर ये लगे कि क्वेश्चन का लेवल अप टू द मार्क नहीं था तो इसको डिसलाइक कर देना। चलो, तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर पेपर 2 को लेकर आएंगे, और देखो ऑप्शनल पेपर में मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर ही आ सकता हूँ। अदर वाले में मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ेगा और इतना मेरे पास कई बार समय होता नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।